हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे चैनल में, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है रिलेटिविटी पर यूनिट। ठीक है, तो उसमें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और उसकी हेल्प से पार्टिकल की पोजीशन कैसे निकाली जाती है। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, यानी कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, इनकी गणना कैसे की जाती है वो समझेंगे। हालांकि ये सारी चीजें आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन 2 साल हो चुके हैं तो हो सकता है कुछ चीजें आपके दिमाग से निकल गई है, तो हम एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को कर दीजिए बंद और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार रिकैप कर दूं कि पिछली बार हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस 3 परपेंडिकुलर एक्सिस से मिलकर बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसमें 3 तरह के प्लेन बनते हैं। पहला प्लेन होता है वाई जेड प्लेन, जिसमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। दूसरा होता है एक्स जेड प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। और तीसरा होता है एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। तो ये 3 तरह के प्लेन होते हैं। अब मान लो हमें कोई एक पार्टिकल दे रखा है। ठीक है, उस पार्टिकल, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पार्टिकल जो है ये ऑरेंज कलर का एक पार्टिकल दे रखा है। हमें क्या करना है, इस पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो हमने सीखा हुआ था पोजीशन कैसे निकालते हैं। अगर हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। हमें वाई जेड प्लेन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो परपेंडिकुलर लाइन ये जो रेड कलर से शो हो रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट निकालना होता है उसको छोड़कर जो एक्सिस बनती है, उनका जो प्लेन बनता है उस पर परपेंडिकुलर डालना होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो किस पर हमें परपेंडिकुलर डालना होगा, एक्स जेड प्लेन पर। तो एक्स जेड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर जो है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें जेड कोऑर्डिनेट निकालना है तो किस पर परपेंडिकुलर डालना होगा, बिल्कुल सही, एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, वो इसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह से पार्टिकल की एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं और ये हो जाती है पार्टिकल की पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। आज हम सीखेंगे कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहले ये क्लियर करें कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन की तरफ बनाया जाए और वो उसकी पोजीशन को शो करता हो। ठीक है, तो यहां हमारा जो ओरिजिन है ये ओ ओरिजिन है और ये हमारा पार्टिकल है। तो इसकी तरफ हम जो वेक्टर बनाते हैं, ये जो एरो बनाया है, ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे कैसे। तो यहां हमें यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में आई कैप और वाई की डायरेक्शन में जे कैप और जेड की डायरेक्शन में के कैप। ये 3 तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं। इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को मिलाकर, ठीक है, इन तीनों यूनिट वेक्टर और जो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों को मिलाकर हम इस तरह से जो है वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट एक्स है तो एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन में वाई जे कैप और जेड डायरेक्शन में जेड के कैप। ठीक है, और ये तीनों मिलाकर हमारा पोजीशन वेक्टर आर बन जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाते हैं, 11th की यादें ताजा करते हैं आपके। तो देखो, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है तो मोशन करने के दौरान वो जितनी वो लेंथ कवर करता है, मतलब जो भी पाथ उसने कवर किया है, उस पाथ की जितनी भी टोटल लेंथ होती है, उस लेंथ को ही डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि दूरी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है। पार्टिकल ने जो मोशन किया है उसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, सीधी दूरी जो होती है,
वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। इनको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो एक बॉल दे रखी है, ये बॉल जो है एक सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त की जो रेडियस यानी कि त्रिज्या जो है वो 7 मीटर है। तो हमें इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन है पाथ की टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ अगर हमें देखना तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, और ये जो सेमी सर्कल की ये जो लेंथ है तो वो सरकमफ्रेंस जो इसका बन रहा है उसके बराबर होगी। तो हमें पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, और उस पर जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 यानी 22/7। तो वो वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 2 पाई आर की बजाय यहाँ हम देखें तो क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो जो वैल्यू होगी वो पाई आर हो जाएगी। वैल्यू रखने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 22/7 इंटू 7 से 7 कट गया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 22 मीटर। यानी कि जो ये पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर की वो 22 मीटर है। इसी तरह से अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट देखें तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि वो डायमीटर के बराबर में होगी, क्योंकि रेडियस 7 मीटर है तो डायमीटर हो जाएगा 14 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 14 मीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 14 मीटर जबकि डिस्टेंस हुआ 22 मीटर। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक आदमी है जो एक पेड़ की तरफ दौड़ता है, फिर उसके बाद में पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आगे की तरफ इसने डिस्टेंस जो कवर की, सीधा सीधा जो चला ये, वो मान लो ये चला 3 मीटर चला, ठीक है। और फिर उसके बाद में पेड़ पर चढ़ गया 4 मीटर ऊंचाई पेड़ पर इसने कवर की, ठीक है। तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आप देखो पाथ की टोटल लेंथ होती है तो 3 मीटर पहले कवर किया, फिर 4 मीटर बाद में कवर किया, तो 3 और 4 कवर करने पर टोटल हो गई 7 मीटर। 7 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है। तो स्ट्रेट डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां एक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली आप निकाल सकते हैं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 मीटर होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये क्रिकेट पिच दे रखी है, आपके पीछे की स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी क्रिकेट पिच। इस स्क्रीन पे एक खिलाड़ी जो है वो विकेटों के बीच में दौड़ लगाता है, तो उसने 2 रन कंप्लीट किए। अब जो इसकी जो लेंथ है, इस पिच की जो लेंथ है वो लगभग होती है 20 मीटर के करीब 20 मीटर की लेंथ होती है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो इसका टोटल, तो ये पहले आगे था, यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, इधर गया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर की, फिर वापस आया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो यहां डिस्टेंस जो पाथ की जो टोटल लेंथ है वो 40 मीटर हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जहां से इसने दौड़ना स्टार्ट किया था घूम फिर कर वापस वहीं का वहीं लौट आया, तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आएगा 0 और डिस्टेंस आएगा 40 मीटर। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट को जो है वो पोजीशन वेक्टर की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक बॉल है और ये आपका जो है वो दे रखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखें कि ये बॉल मूव कर रही है, ठीक है। मान लो ये बॉल किसी इनिशियल पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करी, ठीक है। तो कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीधा इनके बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो बॉल की जो इनिशियल पोजीशन थी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसको पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोजीशन वेक्टर हो गया R1, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब जो सेकंड पोजीशन आई बॉल की, इसका जो पोजीशन हो गया वो हो गया R2, ठीक है। और इनके बीच की ये जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस हो गई। अब आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्राइंगल में अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं वेक्टर एडिशन के लिए, ट्राइंगल लॉ, ये आपको 3 वेक्टर नजर आ रहे होंगे सीधे सीधे तौर पर। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए, सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम का यूज होता है। वो नियम क्या कहता है कि अगर 2 सदिश
एक ही क्रम में हो, त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित किए जाए, मतलब अगर दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में है और ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए। यहाँ ऑर्डर का क्या मतलब हो रहा है कि पहला वेक्टर जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो दो वेक्टर है वो एक ही ऑर्डर में है। तो जो अपोजिट ऑर्डर वाली जो तीसरी साइड होगी ट्राइंगल की, मतलब जो विपरीत क्रम वाली तीसरी भुजा जो होगी, जो कि ये आपको शो हो रही है, ठीक है, विपरीत क्रम वाली जो तीसरी भुजा है वो दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक ही ऑर्डर में है और ये वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, तो अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर जो है वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वेक्टर हो गया मान लो R1, ये R2 और ये R12, ठीक है। तो यहां ट्रायंगल लॉ लगाते हैं और उससे कैलकुलेशन करते हैं, तो R1 प्लस R12 इक्वल्स टू R2। इससे R12 की वैल्यू क्या आएगी, R12 आ जाएगा R2 माइनस R1। क्लियर है ये? तो इस तरह से हमने जो है वो निकाल लिया कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो सीधा R2 माइनस R1, मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये बॉल जो है पहले ओरिजिन पे थी, अब ये थोड़ा मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट करके ये यहां आ गई, ठीक है। मान लो ये जो आपको क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। मान लिया इसकी जो साइड की जो लेंथ है, ये एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई 3 मीटर है। तो प्रारंभिक स्थिति थी ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, और अंतिम स्थिति यहां पर आपको डायग्राम में शो हो रही है। तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले ये पोजीशन लिखते हैं, तो ओरिजिन की पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 0, इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 3, y कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0, z कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0। तो यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेट्स बने 3, 0, 0, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे भी, ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए yz पर परपेंडिकुलर, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए xz पर परपेंडिकुलर, और z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए xy पर परपेंडिकुलर। उससे हमने ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब पोजीशन वेक्टर हमारा कैसे बनेगा, 3i कैप। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा 3i कैप। तो R1 था 0 और R2 है 3i कैप। तो R12 यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1 करेंगे, R12 निकालेंगे और वो आया 3i कैप, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट निकल गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक और कोई बॉल है जो कि क्यूब के इस कॉर्नर पर पड़ी है, ठीक है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है बॉल की। इसके अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट हम इजीली निकाल सकते हैं। ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, परपेंडिकुलर डालें, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये इसका z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये तीनों ही क्या है, क्यूब की 3 साइड है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 3, 3। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? अब ये इसका पोजीशन वेक्टर है, अब इसमें मूवमेंट कराते हैं। ये मूवमेंट करके इधर आ गया, ठीक है। ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। फाइनल पोजीशन में देखें तो आप देखें इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट इसका देखें तो 3, z कोऑर्डिनेट भी हो गया 0, तो 0, 3, 0 ये हो गया, ठीक है। अब ये इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा 3j कैप। तो ये था इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। वो इस तरह से फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले स्पीड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। स्पीड क्या होती है? स्पीड जो होती है वो ये बताती है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कितना तेज चल रही है उसका पता लगाना ही स्पीड होता है। और वो हम कैसे पता लगाते हैं? स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है। हिंदी में बोलूं तो एकांक समय में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करती है, उसे हम चाल कहते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, ठीक है। क्लियर है ये चाल का फॉर्मूला। इसी तरह से वेग की क्या परिभाषा होती है? वेग का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब किसी वस्तु का एक निश्चित दिशा में जो चाल होती है उसे हम वेग कहते हैं। मतलब वस्तु कितना तेज चल रही है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना तेज चल रही है वो पता लगाना हो
तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी एक वेक्टर है जबकि स्पीड जो है वो एक स्केलर है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, एकांक समय में कितना विस्थापन तय हुआ, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको ये एक बॉल दे रखी है और ये बॉल मूव कर रही है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये दिख रही होगी आपको बॉल, ये बहुत तेज मूव करे। अब आप मुझे बताएं इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, मैंने स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बताया था कि आपको चाहिए एक तो या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और साथ में अपॉन में हमें करना होता है टाइम। तो आप अंदाजा लगाइए, मैं दोबारा इसको प्ले करता हूं, आप अंदाजा लगाइए कि इसको यहां ये पूरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। मैं 2-3 बार करता हूं, क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो रहा है। तो टाइम का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? टाइम का अंदाजा लगाने के लिए हमें अलग अलग जो है वो टूल्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या किया, इस बॉल के साथ में एक छोटी सी लाइट जोड़ दी जो हर 0.1 सेकंड के बाद में, मतलब सेकंड के 10वें हिस्से के बाद में ब्लिंक होती है। ब्लिंक होने का मतलब पहले वो जलती है, फिर उसके 0.1 सेकंड के बाद में जलती है, फिर उसके 0.1 सेकंड के बाद जलती है, बीच में वो जलना बंद कर देती है। और फिर बॉल के साथ मैंने उसको कनेक्ट कर दिया और उसकी मैं एक पिक्चर ले रहा हूं। ठीक है, और वो पिक्चर लेने पर वो पिक्चर कुछ इस तरह से आई। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो ब्लू लाइट है, ये ब्लू साइन जो आपको दिखाई दे रहा है वो लाइट का साइन है। ठीक है, तो जब बॉल ओरिजिन पर थी तब जल रही थी वो लाइट, उसके बाद में 1 पर आई तब जली, फिर 2 पर आई तब जली, 3 पर आई तब जली और 4 पर आई तब जली। तो ये हमेशा हर 0.1 सेकेंड के इंटरवल के बाद ऐसा हो रहा है। अब मेरे पास टाइम का पूरा डेटा आ गया कि 0.1 सेकेंड पर बॉल जो थी वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, 0.2 सेकेंड पर 2 मीटर की पोजीशन पर आ चुकी थी, 0.3 पर 3 मीटर की डिस्टेंस पर आ चुकी थी। तो ये सारा डेटा मैंने एक टेबल में लिख लिया। ठीक है, ये एक तरफ पोजीशन हो गया, एक तरफ टाइम हो गया। अब मुझे जो है मान लो वेलोसिटी निकालनी है इस बॉल की, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी जो है मान लो मेरे को देखना है कि पहले 2 सेकंड में इसकी क्या वेलोसिटी थी। ठीक है, तो पहले 2 सेकंड में इसने कितनी पोजीशन में इसका कितना चेंज आया, पहले 0 थी पोजीशन फिर 2 आया, तो पोजीशन में चेंज यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 का जो है वो चेंज आया, और कितने टाइम में हुआ, 0.2 सेकंड में हुआ। तो 2/0.2 करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें स्पीड भी निकालनी हो तो स्पीड भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बिना मुड़े सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ रहे हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम आएगी। ठीक है, तो जैसे हम 2 सेकंड में इसकी स्पीड देखें तो 2 सेकंड में आप देखें कि इसने डिस्टेंस तो 0.2 मीटर ही कवर की है, तो 0.2/2 करेंगे तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो यहाँ इस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम आ रही है। अब अपने थोड़ा सा एक डिफरेंट केस देखते हैं।